गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर कॉलेज से आज मैं आपको होम साइंस BS MA फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर पढ़ा रही हूँ, मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट। इसमें हमारा टॉपिक वही कंटिन्यू चलेगा जो मैं आपको पिछली वीडियो में बता रही थी कि गर्भाधान तथा गर्भावस्था आरंभ होने के लक्षण और संकेत क्या होते हैं। तो मैंने आपको ये बता दिया था कि उसका अब जो प्रजनन कोशिका होती है उसका वो परिपक्व कैसे होती है, अंडपात और निषेचन क्या होता है, गर्भावस्था क्या होती है। आज हम जानते हैं कि अंडाणु और शुक्राणुओं में क्या अंतर होता है। फर्स्ट हेडिंग जो आप हमारी देखिए बोर्ड पे देख रहे हैं लिखी हुई है, अंडाणु एवं शुक्राणु में अंतर। तो आज मैं आपको अंतर स्पष्ट करूंगी, अंडाणु क्या होते हैं, इनका क्या कार्य होता है, और शुक्राणु क्या होते हैं और इनका क्या कार्य होता है। तो देखो, जैसा कि हम बताते हैं आपको कि जो अंडाणु होते हैं, जो जिनसे बच्चे का जन्म निर्धारित होता है, जो महिलाओं के अंदर पाए जाते हैं उनको कहते हैं अंडाणु, और जो पुरुषों के प्रजनन अंग में पाए जाते हैं जिनसे बच्चे का निर्माण होता है वो कहलाते हैं शुक्राणु। सीधा मीन्स ये है कि जो 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 बच्चा निर्धारित करने के तत्व होते हैं, बच्चा निर्धारण करने के शुक्राणु अंडाणु होते हैं। तो अंडाणु कहलाते हैं माँ के और शुक्राणु कहलाते हैं पुरुष यानी पिता के। तो जो अंडाणु होते हैं ये स्त्री प्रजनन ग्रंथि अंडाशय में विकसित होता है। जो स्त्री की प्रजनन ग्रंथि होती है अंडाशय कहलाता है, ये अंडाणु वहाँ पर विकसित होता है। और शुक्राणु जो है वो पुरुष प्रजनन ग्रंथि, जो पुरुष की प्रजनन ग्रंथि होती है वृषण में, ये टेस्टेस जिसे कह सकते हैं, ये वहाँ पर विकसित होते हैं। यानी अंडाणु विकसित होते हैं महिला के अंडाशय में और शुक्राणु विकसित होते हैं पुरुषों के वृषण में। अब शरीर की सबसे बड़ी कोशिका में से एक जिसकी परिधि 0.1 मिलीमीटर होती है, और शुक्राणु की शरीर की सबसे छोटी कोशिका में एक जिसकी परिधि 0.05 मिलीमीटर होती है। अंडाणु गोल होता है और शुक्राणु जो होता है वो गोल सिर उसका सिर होता है गोल बेलनाकार व लंबी पूंछ वाला होता है। इसकी आकृति छोटे टैडपोल के समान होती है। जो अंडाणु होता है ये देखने में पूरा गोल होता है, जो महिलाओं के स्त्री प्रजनन अंग के अंदर पाया जाता है। वो जो शुक्राणु होता है जो पुरुषों के अंदर पाया जाता है उसका आकार होता है, सिर उसका गोल होता है और श्वेत रंग का होता है, और इसकी तो लंबी सी पूंछ होती है बिल्कुल धागे के समान। अब अंडाणु निषेचित डिंब के पोषण के लिए इसमें योग पाया जाता है, लेकिन शुक्राणुओं में कोई योग नहीं होता। अंडाणु में गति नहीं होती, ये मांसपेशियों के संकुचन विमोचन से गतिमान है। अंडाणु जो होता है ये खुद से नहीं चल पाता है, इसकी कोई गति नहीं होती, लेकिन शुक्राणु पूंछ की द्वारा गति करता है। ये 1 मिनट में 3 मिलीमीटर की दूरी तक गतिशील होता है, ये बहुत तेज़ी से भागता है। ये 1 मिनट में 3 मिलीमीटर की दूरी तक चल सकता है 1 मिनट में। ये अपनी पूंछ की सहायता से चलते हैं शुक्राणु। और अंडाणु होते हैं ये माह में सामान्यतः एक विकसित होता है। जो अंडाणु होता है ये स्त्री के प्रजनन अंग में 1 महीने में एक ही विकसित हो पाता है, लेकिन ये जो शुक्राणु होते हैं ये 4-5 दिन में कई हजार मिलियन विकसित हो जाते हैं। अंडाणु प्रत्येक अंडाणु में 23 जोड़े क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन शुक्राणुओं में आधे परिपक्व शुक्राणु में 22 मेल व 1 बेमेल क्रोमोसोम्स होते हैं। मतलब जो प्रत्येक अंडाणु होता है उसके 23 जोड़े होते हैं, ये अंडाणु 23 के 23 एक से ही होते हैं, लेकिन जो शुक्राणु होते हैं वो 22 एक समान होते हैं, और लेकिन जो एक होता है वो बिल्कुल ही अलग होता है। इनको हम क्रोमोसोम्स कह सकते हैं, क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो ये हो गया अंडाणु और शुक्राणुओं में अंतर। अब जान लेते हैं, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं हेडिंग लिखी हुई है कि गर्भधान के समय निर्धारित होने वाली स्थितियां, कि गर्भधान के समय कौन कौन सी स्थितियां गर्भधान को निर्धारित करती हैं। तो आप जैसा कि बोर्ड पे देख रहे हैं फर्स्ट हेडिंग लिखी हुई है हमारी कि वंशानुक्रम प्रक्रिया। तो अंडाणु एवं शुक्राणु के परस्पर संयोग के साथ ही नए जीव का वंशानुक्रम तय हो जाता है। जब अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं तभी एक नए जीव का निर्माण स्त्री के गर्भ में होता है। माता पिता की प्रजनन कोशिकाओं में
23 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी अंतर में बताया था कि अंडाणु जो होते हैं वो 23 एक समान होते हैं, एक से होते हैं, लेकिन जो शुक्राणु होते हैं 22 एक से होते हैं और एक उनसे थोड़ा अलग होता है। तो 23 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं जो बालक के 23 जोड़े क्रोमोसोम्स बनाते हैं। इन सूत्रों में असंख्य जीन्स पाए जाते हैं जो बालक के शारीरिक, मानसिक गुण, असमानताएं, विशिष्ट योग्यताएं आदि तय करते हैं। जब 23 क्रोमोसोम्स मिलते हैं तो ये जाकर हो जाते हैं 46, और इन 46 क्रोमोसोम्स के अंदर इनको कहते हैं जीन्स। जब ये मिलते हैं 23 जब ये मिलते हैं तो ये बन जाते हैं जीन्स, और ये असंख्य होते हैं। हर जीन्स के अंदर बालक के शरीर का निर्माण, मानसिक निर्माण, बालक के अंदर कौन सा गुण आना है, इसका असमानताएं, योग्यताएं, ये जीन्स ही तय करते हैं। एक बालक सामान्यतः 80,000 से 1,20,000 तक जीन्स गर्भधान के समय प्राप्त करता है। जब एक बालक माँ के गर्भ के अंदर होता है तो उसके अंदर 80,000 से 1,20,000 तक जीन्स उसको प्राप्त हो जाते हैं। जीन्स क्या होते हैं? गुण। बालक के अंदर जन्म के साथ कौन सा गुण आ रहा है, कौन सी विशेषता आ रही है, कौन से उसके अंदर योग्यता आ रही है, ये जीन्स ही तय करते हैं। जिसमें माता पिता, दादा दादी, नाना नानी अथवा उनकी पिछली पीढ़ी तक के गुण हो सकते हैं। वंशानुक्रम का निर्धारण नितांत संयोगवश होता है। वंशानुक्रम की पूर्ण घोषणा नहीं की जा सकती। अब सेकेंड हेडिंग जो हमारी है यौन निर्धारण। यौन निर्धारण में गर्भस्थ शिशु लड़का होगा अथवा लड़की, यह भी गर्भधान के समय ही निश्चित हो जाता है। परिपक्व प्रजनन कोशिकाओं, अंडाणु और शुक्राणु में एक एक यौन निर्धारण करने वाला क्रोमोसोम्स पाया जाता है। जैसे 23 अंडाणु है, 23 शुक्राणु है, लेकिन उनमें से एक एक वो होते हैं। यदि 22 लड़कियां 22 हो गए लड़कियों वाले जीन्स और एक है उसमें से लड़के का जीन्स। तो यौन क्रोमोसोम्स दो प्रकार के होते हैं। एक्स क्रोमोसोम्स जो तुलनात्मक रूप से बड़ा होता है, वाई क्रोमोसोम जो एक्स क्रोमोसोम्स का 1.5 भाग समान होता है। समस्त परिपक्व शुक्राणु में से आधे एक्स क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, आधे वाई। स्त्री परिपक्व कोशिका में सभी केवल एक्स क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। यदि पुरुष का जो शुक्राणु हो वो एक्स यौन क्रोमोसोम्स से युक्त है और स्त्री के एक्स क्रोमोसोम से संयोग करता है तो गर्भस्थ शिशु लड़का लड़की होती है। यदि पुरुष का शुक्राणु एक्स है और स्त्री का शुक्राणु भी एक्स है और ये जब दोनों एक्स शुक्राणु मिलते हैं तो लड़की का जन्म होता है। यदि वाई क्रोमोसोम्स वाला शुक्राणु के एक्स क्रोमोसोम्स में संयोग कर पुरुष बालक की उत्पत्ति करता है। यदि पुरुष का क्रोमोसोम्स वाई है और स्त्री का एक्स है तो ये क्रोमोसोम्स बालक की उत्पत्ति, इससे बालक का जन्म होता है। थर्ड हेडिंग जो हमारी है बालकों की संख्या। इसमें जान लेते हैं कि बालक अकेला उत्पन्न होगा अथवा एक से अधिक उत्पन्न होंगे। यह महत्वपूर्ण तथ्य भी गर्भधान के समय ही निर्धारित हो जाता है। मैरी थिड ने अपने अध्ययनों के आधार पर बताया कि 80 अकेले बालक में एक जुड़वा बालक ट्विंस होते हैं। जो मैरी थिड हैं उन्हें अपने अध्ययन के आधार पर उन्होंने बताया कि 80 जो बालक होते हैं उनमें एक जुड़वा बालक ही ट्विंस होते हैं। 9000 बालकों में 3 बालक के जन्म ट्रिपल्ड बर्थ की स्थिति होती है तथा 5,70,000 बालकों में 4 बालकों के जन्म की स्थिति होती है। सामान्यतः मनुष्य जाति एक बार में इससे अधिक बालक उत्पन्न करने की क्षमता नहीं रखती। जुड़वा बालक ट्विंस एक साथ से अधिक का जन्म पशु पक्षी जानवरों में एक सामान्य सी बात है। जो जुड़वा ट्विंस बालक होते हैं इनके एक साथ अधिक का जन्म, एक साथ अधिक 4 से अधिक का जन्म पशु पक्षी या जानवर ही दे सकते हैं। ये इनके लिए सामान्य बात होती है, किंतु मनुष्य में यह प्रवृत्ति सामान्य नहीं है। मनुष्य या तो 2 या 3 बालक बालिकाओं को एक साथ जन्म दे सकता है। इसमें है पहला समयज्ञ क्या होता है।
जुड़वा बालक 2 प्रकार के होते हैं। पहले है जैसे सम्यज, हेडिंग लिखी हो उसके आगे बालकों की संख्या में जो जुड़वा बालक होते हैं पहले होते हैं सम्यज। सम्यज कैसे होते हैं? जब एक अंडाणु एक शुक्राणु द्वारा संसेचित हो जाता है तथा कोष विभाजन की प्रक्रिया के दौरान निषेचित डिंब 2 भागों में बंट जाता है तथा 2 भागों में पृथक अलग अलग शिशुओं का विकास होने लगता है। ऐसे बालकों का लिंग एक ही होता है तथा शारीरिक मानसिक गुण भी एक से ही पाए जाते हैं। जब एक अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं और कोष विभाजन प्रक्रिया के दौरान उनके जो डिंब होते हैं वो अलग अलग भाग में बढ़ जाते हैं तो अलग अलग जगह ही शिशुओं का विकास होने लगता है। ऐसे बालों का लिंग जो जेंडर होता है, अगर लड़का है तो दोनों लड़के ही होंगे, अगर लड़की है तो लड़की ही होती हैं और इनका शारीरिक मानसिक गुण भी इनके एक से ही होते हैं। ये कहलाते हैं सम्यज बालक। अब है सेकंड जैसे असम्यज। असम्यज सामान्यतः एक बार में एक ही डिंब नारी प्रजनन संस्थान द्वारा परिपक्व होता है। जो नारी की प्रजनन संस्थान है, गर्भ है, उसके अंदर ये एक साथ ही परिपक्व होते हैं, एक साथ ही बड़े होते हैं तथा इसी कारण सामान्य एक बार में एक प्रसव ही प्रक्रिया पाई जाती है। लेकिन कभी कभी एक से अधिक 2 या इससे भी अधिक अंडाणु परिपक्व होकर अंडवाहिनी नालिका में आ जाते हैं और विभिन्न शुक्राणुओं से मिलकर गर्भ स्थापित कर देते हैं। इनके पितृसूत्रों में समानता नहीं पाई जाती है तथा इनके गुण अलग अलग होते हैं। इनके लिंग में समानता अथवा भिन्नता दोनों पाई जाती है। जैसा कि सम्यज में सीधा है, जो सम्यज बालक होते हैं उन वो लड़के, यदि लड़के हैं तो लड़के ही लड़के दोनों होते हैं उनका जन्म, यदि बालिकाएं हैं लड़कियां हैं तो उन दोनों का जन्म लड़कियां ही होंगी। इनके गुण दोष इनकी विशेषताएं एक समान होती हैं। जो असम्यज बालक होते हैं तो ये जरूरी नहीं कि 2 लड़के हैं तो लड़के ही बालकों का जन्म हो या बालिकाओं का, एक बालक और एक बालिका का भी जन्म ऐसा हो सकता है। इनके गुण ये अलग अलग, इनके गुण विशेषताएं भी अलग अलग हो सकती हैं। ये कहलाते हैं असम्यज बालक। लास्ट हेडिंग है हमारी बालक का परिवार में क्रम। तो बालक का क्रम परिवार में प्रथम, द्वितीय अथवा अंतिम है। यह भी गर्भाधान के समय ही निर्धारित होता है। बालक के जन्म का क्रम बालक के व्यक्तित्व पर प्रभाव डालता है और बालक की प्रकृति या व्यवहार संवेग उसके क्रम के अनुसार भिन्न होते हैं। तो ये जो हमारी हेडिंग चल रही थी गर्भाधान के समय निर्धारित होने वाली स्थितियाँ, ये हेडिंग यहीं कंप्लीट होती है। आगे की जो हेडिंग है गर्भावस्था के लक्षण, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।